नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव को लेकर के चल रही सभी अटकलें अब समाप्त हो गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से अब उपचुनाव लड़ेंगे और इसी के साथ साथ चंपावत के विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने गुरुवार को विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर भी कर लिया है। इस दौरान कैलाश चंद्र गहतोड़ी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, संगठन महामंत्री अजय कुमार और इसी के साथ साथ विधायक हजरान दास, मेयर सुनील उनियाल मौजूद रहे हैं। ये भी हम आपको बता दें कि चंपावत विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सबसे पहले अपनी विधानसभा सीट छोड़ने की पेशकश की थी। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा दे दिया है ताकि सीएम पुष्कर सिंह धामी उस सीट से चुनाव लड़ सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब चुनाव लड़ेंगे इस सीट से। स्पीकर रितु खंडूरी को कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा सौंप दिया है। मेरे संगठन ने मुझे 2 बार टिकट दिया है, इतना सब कुछ दिया है। मेरी आइडेंटिटी, इतने आप कैमरे वाले सामने खड़े हैं, ये मेरे संगठन का दिया हुआ तो है। एक कैलाश गहतोड़ी होता, अपने घर में होता तो कोई कैमरे वाला पूछने वाला नहीं होता। ये कम है क्या? हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमसे कई लोगों ने पूछा कि भाई पिछले लोगों ने जो है कई मुख्यमंत्रियों के लिए सीट छोड़ा, वो बिल्कुल गायब हो गए। मैंने कहा हमारी भूमिका अलग है भाई, हम निस्वार्थ हैं। हम उन लोगों को देख करके जीते हैं जिनने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी देखिए आप, हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए आप, इन सब ने जो है केवल राष्ट्र की सेवा के लिए सब कुछ किया हुआ है। क्या स्वार्थ हो सकता है हमारा? मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैं चाहता हूं धामी जी को 5 साल काम करने को मिले। आज हमारे माननीय विधायक चंपावत कैलाश गहतोड़ी जी ने विधानसभा से त्यागपत्र दिया है और वो त्यागपत्र स्पीकर होने के नाते मैंने स्वीकार किया। देखिए, चंपावत के सभी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की थी और बैठक के बाद उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था कि हम चाहते हैं कि जो चंपावत की सीट है इससे मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़े। इसके बाद वहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने वहाँ की जनता के दिलों पर राज किया है, जिन्होंने वहाँ की जनता के लिए समर्पित भाव से काम किया है, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की। और वो इच्छा उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार जाहिर करते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि चंपावत के हित में, चंपावत के विकास के लिए यदि मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूँ। हम लोग बैठने के बाद चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद संगठन में केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की और बातचीत होने के बाद कल ये डिसाइड हुआ कि आज कैलाश गहतोड़ी जी अपने विधानसभा की सदस्यता से रिजाइन करेंगे। तो इधर चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ चंपावत पहुंच गए हैं और सीएम धामी ने यह भी कहा है कि उन्हें महापूर्णा ने बुलाया है और इसी के साथ साथ ये बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने गहतोड़ी को धन्यवाद भी दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी बोले हैं कि मां पूर्णागिरी ने मुझे चंपावत बुलाया है। नमस्ते सर, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश गहतोड़ी को आभार जताया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पिछले कई वर्षों से उस क्षेत्र में कैलाश गहतोड़ी जी वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के समग्र विकास के लिए, लोगों को आगे लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से, सरकारी रूप से और जो भी उनको दायित्व था उसके नाते वो लगातार काम करते रहे हैं। और उन्होंने आज एक उस क्षेत्र में मुझे बुलाया है, उस क्षेत्र की जनता का
विशेष रूप से कैलाश जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि, और मेरे सामने चुनौती भी है कि वो क्षेत्र हमारा बहुत सीमांत का क्षेत्र है। माँ पूर्णागिरी है, माँ गुलजू है, माँ बरहई है, वो क्षेत्र माँ शारदा का तट है। तो उस क्षेत्र से चूँकि बचपन से मेरा भी जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है, और मैं उसी क्षेत्र में पला बड़ा हूँ। चुनौती है कि आगे वो हमारे उत्तराखंड के मानचित्र में, हिंदुस्तान के मानचित्र में वो क्षेत्र चमके, वो क्षेत्र आगे आए। उसके लिए हम समग्र प्रयास करेंगे। हर तरीके से जो भी उस क्षेत्र के लिए होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे अच्छा हो। देखिए, निश्चित रूप से अब की बार तो जिस प्रकार का रिजल्ट आया है, मैं कहूँगा कि माँ पूर्णागिरी ने, माँ शारदा ने मुझे वहाँ बुलाया है। और चंपावत सीट को जातिगत समीकरणों के आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए मुफीद माना गया है। यहां करीब 54% ठाकुर मतदाता हैं, तो 24% ब्राह्मण, 18% दलित और 4% मुस्लिम वोटर हैं। दूसरी चंपावत धामी की परंपरागत खटीमा सीट से भी ये लगी हुई है, इसलिए वो यहां के राजनीतिक, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों से बिल्कुल अलग भी हैं। और इसी के साथ साथ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि चंपावत का सियासी गणित किस प्रकार का रहने वाला है। मैदान, पहाड़ दोनों में ये शामिल भी है। और इसी के साथ साथ 54% यहां पर ठाकुर वोटर्स हैं। दूसरी चंपावत धामी की परंपरागत खटीमा सीट से लगी हुई है और इसलिए वहां यहां के राजनीतिक, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों से परिचित भी हैं। सीएम के लिए क्या मुफीद है चंपावत सीट, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार क्या क्या समीकरण यहां पर रहने वाले हैं। सीएम के लिए क्या मुफीद है चंपावत सीट, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ साथ सीएम धामी की पुरानी विधानसभा से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर ही मैदान, पहाड़ वाली इस सीट को कवर करने में अधिक समय नहीं लगेगा। 51% मतदाता सिर्फ टनकपुर, बनबसा में जातीय और क्षेत्रीय लिहाज से भी अनुकूल है। और इसी के साथ साथ हम आपको बताते चलें कि किस तरह से ये सीट अनुकूल रहने वाली है। पूर्व फौजियों की बड़ी संख्या बीजेपी के लिए लाभदायक है। ये सीट लगातार 2 बार बड़े अंतर से बीजेपी की झोली में पहले भी गई है और इस बार भी उम्मीद यही लग रही है कि बीजेपी की झोली में ही ये सीट जाने वाली है। सुदीप जैन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता लाइव बने हुए हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार का माहौल है और किस प्रकार से क्या कुछ चल रहा है। सुदीप, बताइए कि वहां पर माहौल कैसा है, क्योंकि लगातार इस सीट की बातचीत हो रही है। कितनी ज्यादा मुश्किलें देखने को मिलेंगी अब? देखिए, मुश्किलें मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के लिए है कि आखिर वो चंपावत से किसे चुनाव लड़ाने जा रही है, क्योंकि चंपावत पे कांग्रेस प्रत्याशी हारा है। अभी करीब 1 माह पहले सरकार बनी है, 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री के रूप में भी युवा धाकड़ धामी मुख्यमंत्री हैं। अब चूंकि चंपावत से कैलाश गैतोड़ी ने इस्तीफा दे दिया है, मुख्यमंत्री कैलाश गैतोड़ी को लेकर चंपावत चले गए, जहां बाबा गोरखनाथ के दर्शन करेंगे और क्षेत्र में गैतोड़ी के साथ रहेंगे। यानी सीधे तौर पर एक मैसेज है कि मुख्यमंत्री इलेक्शन मोड में है। तो माहौल की जहां तक बात करें तो चुनाव की तैयारी है और ये सीट जो रिक्ति होगी इसकी विधानसभा से सूचना केंद्रीय चुनाव आयोग को जाएगी और केंद्रीय चुनाव आयोग से अगली तिथि निर्धारित होगी कि आखिर किस डेट पर चुनाव होगा उत्तराखंड में। यूं तो मुख्यमंत्री के पास 6 माह का समय है, पर मुख्यमंत्री और खुद पार्टी संगठन कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री फुल प्रूफ मजबूत होकर सदन में एक बार आ जाए, फिर काम काज को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। हालांकि सरकार कामकाज अपना बुलंदी से कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस की तुलना में रास्ता कहीं ज्यादा आसान है। बिल्कुल, कांग्रेस की तुलना में रास्ता कहीं ज्यादा आसान लग रहा है। और कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी? ठीक है, ये सवाल मैंने उनसे थोड़ी देर पहले हेलीपैड पे पूछा था। मुख्यमंत्री ने कहा है वो पूरी तरह मुतमईन है, पूरी तरह सुनिश्चित है। जो मैंडेट पार्टी को जनता ने दिया है वो सीधे तौर पर बताता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो चंपावत में रहे हैं, काफी दिनों तक पले बढ़े हैं,
कई मित्र यार हैं उनके वहां पर, और उनका एक लगाव है विशेषकर चंपावत से, इसलिए चंपावत उनके लिए अनकंफर्टेबल नहीं, काफी कंफर्टेबल सीट है, इसीलिए चंपावत उनकी पहली पसंद भी है। अब चूंकि उपचुनाव मुख्यमंत्री का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी संगठन की राय कोई बहुत महत्वपूर्ण अधिक नहीं होगी। एक इस्तीफा हो चुका है और सीधे तौर पे मुख्यमंत्री का नाम इस सीट पर आना है, और टिकट के साथ ही डेट आने के बाद इस चुनाव को संपन्न कराएगा चुनाव आयोग, और ये उपचुनाव होगा मुख्यमंत्री की जीत के लिए, ताकि वो सदन में आए और तब वो नेता सदन बन पाएंगे। तकनीकी रूप से भी उनके पास 6 माह का समय है, जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी। जी सुदीप, इसी के साथ साथ जानना ये भी चाहेंगे कि क्योंकि कंफर्टेबल, क्या वाकई ही बीजेपी की ओर से सिचुएशन ऑलरेडी रखी गई है, पहले से ही रखी गई है कंफर्टेबल सिचुएशन, ताकि आने वाले वक्त में कोई मुश्किल ना हो, बस बहुत ही स्मूथ तरीके से ये चुनाव जीत लिया जाए? जी, लगता अभी तक तो ऐसा ही है कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल स्थिति में है। 47 का मैंडेट उसके पास है, सरकार उनकी है। और देखिए, जो चंपावत सीट है वो खटीमा से सटी हुई सीट है, खटीमा का पूरा प्रभाव चंपावत पर है, और जिस प्रकार से हार कर भी मुख्यमंत्री बने, तो लोगों में पॉजिटिव मैसेज है कि भले ही मुख्यमंत्री हारे, पर वो फिर भी मुख्यमंत्री बन गए। विधायकी के रूप में वो हारे खटीमा से, लेकिन सीएम बने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव वेव भी, पॉजिटिव वाइब भी उनके साथ है, इसका उन्हें पुष्कर सिंह धामी को लाभ मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप तमाम इस जानकारी के लिए। और बेशक कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा कड़ा दिखता है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे से जुड़ी हुई ये एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं। गहतोड़ी ने राजपुर रोड पर पहले साईं मंदिर में दर्शन किए, और उसी के साथ साथ साईं मंदिर के बाहर उन्होंने दर्शन किए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो गहतोड़ी ने राजपुर रोड पर पहले साईं मंदिर में दर्शन किए, साईं मंदिर के बाहर कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा दिया, और गहतोड़ी ने यही इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भी सौंप दिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं। तो ये गहतोड़ी ने ऑफर किया था और उन्होंने इस्तीफा दिया ताकि यहां पर पुष्कर धामी चुनाव लड़ सके। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ दी है। गहतोड़ी ने जिस वक्त इस्तीफा दिया, उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, संगठन महामंत्री अजय कुमार, और इसी के साथ साथ विधायक खजरान दास भी मौजूद रहे। और इसी के साथ साथ अब जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव होने वाला है। गहतोड़ी ने जिस वक्त ये इस्तीफा दिया, उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, संगठन महामंत्री अजय कुमार, विधायक खजरान दास और मेयर सुनील उनियाल साथ में मौजूद रहे हैं। सुनिए कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा और गणेश जोशी का क्या कुछ कहना है। एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस गहतोड़ी जी ने पार्टी के हित में किया है, और निश्चित ही पार्टी उनके बारे में सोचेगी उनको कहाँ पे स्थान देना है, क्योंकि इस पार्टी की ये विशेषता है कि इस पार्टी में किस कार्यकर्ता का कहाँ पर उपयोग होना है, पार्टी उसके अनुसार काम करती है। और पुष्कर सिंह धामी जी उस सीट पर भारी मतों से विजयी होंगे, क्योंकि 6 महीने के अंदर जो उन्होंने एक आयाम स्थापित किया है। आज 47 अगर सीटें हमारा ही है, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ध्यान नहीं दे पाए, पूरे प्रदेश के वो दौरा कर रहे थे। सबसे पहले मैंने ही ये बयान दिया था कि पुष्कर सिंह धामी जी को मौका मिलना चाहिए, और नेतृत्व ने आज उनको फिर मौका दिया है। एक ऐतिहासिक निर्णय एक निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा, जिन्होंने प्रदेश के हित में और राष्ट्र हित में अपने संगठन की बात को मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए चंपावत विधानसभा की सीट छोड़ी है। मैं व्यक्तिगत रूप से गहतोड़ी जी का धन्यवाद दूंगा। और जहां तक जीत का है, जीत में कोई संशय नहीं है। ऐतिहासिक वोटों से माननीय मुख्यमंत्री जी जीतेंगे। उनका 6 महीने का कार्यकाल उत्साहपूर्वक रहा है, लोगों में एक नई प्रेरणा देने का है। और मैं समझता हूँ सब प्रदेश की जनता जानती है कि जो खटीमा में जो हुआ, वो उसका भी लोग प्रेरणा लेंगे उससे, और भारी बहुमत से
चंपावत सीट को हम जीतेंगे। कि चंपावत एक बहुत ही अच्छी सीट है और मैं माननीय कैलाश गैतोड़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए वो सीट खाली करी है। बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है विधायकी से इस्तीफा देने के लिए और उन्होंने वो दिल भी दिखाया और क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कदम उठाया है। तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और चंपावत की जनता का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने दूसरी बार कैलाश गैतोड़ी जी को जिता के भेजा, उन पर विश्वास जताया और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चंपावत का बहुत अच्छा विकास होगा। और इधर चंपावत से कैलाश गैतोड़ी के इस्तीफा देने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का कहना यह है कि जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव में खतीमा में मजबूत उम्मीदवार को उतार करके धामी को हराया था, उसी तरह से मजबूत उम्मीदवार चंपावत में भी उतारेगी, जिसकी घोषणा के बाद जल्द आलाकमान और प्रदेश अध्यक्ष करने वाले हैं। और कौन उम्मीदवार होगा, किसको लड़ाया जाएगा, ये तय करने का काम पार्टी हाईकमान और प्रदेश अध्यक्ष जी का है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा कि जिस तरह के हमने खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ाया उम्मीदवार को, उससे भी मजबूत और सशक्त उम्मीदवार हम चंपावत में उतार। और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना यह है कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने और प्रदेश में कानून व शांति स्थापित करने के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा है कि पूरे उत्तराखंड में वेरिफिकेशन ड्राइव चलेगा, उत्तराखंड को कोई शरणागृह नहीं समझे। भाई आप हटो, दीपांकर। के संबंध में नहीं कहा है और ये चूंकि यात्रा चल रही है इसलिए यात्रा के सीजन में बात आई है। ये समग्र उत्तराखंड के लिए है कि उत्तराखंड हमारा शांत रहना चाहिए, भौगोलिक दृष्टि से हो, चाहे हमारा सामरिक दृष्टि से हो या धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से हो या संस्कृति की दृष्टि से हो। हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड एक अपने आप में विशिष्टता लिया हुआ हमारा प्रदेश है, तो यहाँ की विशिष्टता बनी रहनी चाहिए। यहाँ का जो अपना एक धर्म और संस्कृति और अध्यात्म का जो केंद्र है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसको लेकर हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो घनत्व बढ़ रहा है, जो अनावश्यक रूप से बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हो जाती हैं, हमें बाद में पता लगता है कि कोई बाहर से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है, कई अन्य प्रकार के कार्यों में लिप्त रहा है, लेकिन उत्तराखंड आकर कोई शरणगाह इसको न समझे। ये शरण स्थली नहीं है, ये किसी के लिए आराम करने की जगह भी नहीं है कि आके आपने आराम कर लिया या कुछ दिनों यहाँ बिता कर चले गए। तो उसके लिए हमने कहा है हम ड्राइव चलाएंगे और हमारा एक ही मंत्र है, विकल्प रहित संकल्प, उसी में हम सबको आगे बढ़ना है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड। थैंक यू। और इधर स्पीकर रीतू खंडूरी ने कोटद्वार को जिला बनाने की मांग भी उठा दी है। रीतू खंडूरी बोली हैं कि पूरा प्रयास मैं करूंगी कि कोटद्वार जिला बन जाए। जिला बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत अधिकारी लगाते हैं और इसी के साथ साथ मैं सभी अधिकारियों से बातचीत भी करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी। मेरी पहली प्राथमिकता कोटद्वार को जिला बनाने की रहेगी। रीतू खंडूरी ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी, मेरी पहली प्राथमिकता कोटद्वार को जिला बनाने की रहेगी। कि कोटद्वार जिला होना चाहिए जी, वो है, लेकिन अब रिसोर्सेज कितने हैं, क्या हैं, कुछ पैसा आया है, 40 करोड़ आया है, वो किसके लिए आया है, कैसे आया है, उसको अभी मुझे देखना होगा, समझना होगा और उसके बाद निर्णय लेंगे। हाँ, हमारा हॉस्पिटल जो बेस हॉस्पिटल है उसे सुदृढ़ करना है, वहाँ बहुत दिक्कतें हैं और उस पर अब हम लगेंगे कि कोटद्वार जिला होना चाहिए जी, वो है, लेकिन अब रिसोर्सेज कितने हैं, क्या हैं, कुछ पैसा आया है, 40 करोड़ आया है, वो किसके लिए आया है, कैसे आया है, उसको अभी मुझे देखना होगा, समझना होगा और उसके बाद निर्णय लेंगे। हाँ, हमारा हॉस्पिटल जो बेस हॉस्पिटल है उसे सुदृढ़ करना है, वहाँ बहुत दिक्कतें हैं और उस पर अब हम लगेंगे कि। और इधर देहरादून में यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। काशी सिंह एरी ने बताया ये है कि यूकेडी ने अपनी कार्यकारिणी पूरी तरह से भंग कर दी है और जल्द ही वार्षिक अधिवेशन से पहले नई कार्यकारिणी का विस्तार भी कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि संचालन समिति के तौर पर पार्टी कार्य करेगी और इसके साथ ही पार्टी अपनी हार की भी समीक्षा करेगी।
ओरिजिनल नहीं है और सही ढंग से सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा है और जो दायित्व दे गए हैं उनको भी सही ढंग से सबने निर्वहन नहीं किया है। इसलिए एक को दो को हटाने के बजाय पूरी कार्यकारिणी को हमने भंग कर दिया है और उसकी जगह पर जब आगे बढ़ रहे हैं, रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मंडावपुर चेकपोस्ट के पास गुरुवार को प्लास्टिक का दाना बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग को बुझाने के प्रयास को तेज किया गया, लेकिन आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि दूसरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर बुलाना पड़ा। दूसरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आग बुझाने में नाकाम रही। आखिर में रुड़की से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसके बाद कई घंटों बाद भयानक आग पर काबू पाया गया। और इसी के साथ साथ इन तस्वीरों में देख करके भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी ज्यादा भयानक थी, क्योंकि एक फायर ब्रिगेड इस पर काबू नहीं पा सकी, दूसरी फायर ब्रिगेड बुलाई गई, वो भी इस पर काबू नहीं पा सकी और उसके कुछ घंटों बाद इस आग पर काबू पाया गया। लगातार पंपिंग कर आग पर काबू। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में विख्यात मां मनसा देवी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रही है और यही कारण है कि न केवल यहां पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, बल्कि अपनी अपनी आस्था के अनुसार चंदा भी भिजवाते हैं। और इसी का फायदा उठाकर के कुछ लोग मां मनसा देवी ट्रस्ट के नाम पर फर्जी ट्रस्ट बनाकर चंदे की अवैध उगाही में लगे हुए हैं। कोतवाली हरिद्वार पुलिस ने मनसा देवी ट्रस्ट की शिकायत पर ऐसे ही एक फर्जी ट्रस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मां मनसा देवी ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल शर्मा ने बकायदा तहरीर देकर के मुकदमा दर्ज कराया है कि ट्रस्ट के नाम पर फर्जी ट्रस्ट बनाकर लोगों से चंदे की अवैध उगाही की जा रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि इस मामले में सुरेश तिवारी, ठाकुर सिंह, वासु सिंह, सुदामा शुक्ला ने एक राय होकर के षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी से कूट रचित दस्तावेज बना करके मां मनसा देवी ट्रस्ट से मिलते जुलते नाम व पते का एक ट्रस्ट बनाया और इसी के नाम पर चंदे की अवैध उगाही कर रहे हैं। जबकि बनाया ये गया है, बताया ये भी जा रहा है कि ट्रस्ट पूरी तरह से फर्जी है। लेकिन उसने ये सोचा कि हर हफ्ते का जो है, हर महीने का हमें पैसा बांधो या कोई दुकान दो या कुछ दो, ऐसे वो हम लोगों पे जो है, जो हमारा ट्रस्ट है, हमारे कुछ लोग भी उसके साथ मिल गए। जैसे वो सुरेश तिवारी आपने देखा होगा, मंदिर में हाथ जोड़ के उसको कहा भाई आप कब्जा कर दे, मत आइए। वो कब्जा करने की नीयत से आया हुआ था, इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे। तो कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने एक फर्जी ट्रस्ट बनाया। ये जो ट्रस्ट बनाया इन्होंने जो है 16 फरवरी को वो ट्रस्ट इन्होंने हरिद्वार में रजिस्टर्ड किया। अब मुझे इस चीज़ से भी बहुत दुख होता है कि जो हमारे अधिकारी यहाँ पे है, रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार साहब ने ये ट्रस्ट जो है कैसे रजिस्टर्ड किया, जबकि ट्रस्ट में क्या लिखा है, मनसा देवी मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट। भाई आप मनसा देवी नाम लिखते मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आपने मनसा देवी मंदिर के नाम का ट्रस्ट कैसे बनाया? ये जो हमारे यहाँ के जो रजिस्ट्रार है, मैं उनसे ये पूछूंगा, मैं उनके ऊपर भी केस दायर में करूंगा। आपने ट्रस्ट कैसे हमारे नाम का बनाया? इस तिवारी आदि कुल 9 आरोपियों पर आरोप लगाए हैं कि इन लोगों ने धोखाधड़ी की है और कुछ फर्जी कागजात बनाकर उनका असल के रूप में प्रयोग किया है और उससे लाभ अर्जित किया है। तो इस प्रकरण में कोतवाली हरिद्वार में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जिसकी विवेचना की जा रही है। इस विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उन्होंने सुरेश। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।